हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में, तो कल हमने वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी कि वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व और क्षेत्र और सीमाएं क्या होती है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से लाभकारी जीवन शैली का विकास हम कैसे कर सकते हैं। तो वैकल्पिक चिकित्सा में लाभकारी जीवन शैली का विकास। लाभकारी जीवन शैली का विकास। ठीक है, तो वैकल्पिक चिकित्सा में लाभकारी जीवन शैली का विकास हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा कि जीवन जो होता है वो जीवन तो सभी प्राणियों में होता है, परंतु मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी नैसर्गिक जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब कि जो मनुष्य का जीवन होता है वो कुछ अलग होता है और जो जीवन व्यतीत करते हैं वो उनका कुछ जीवन अलग होता है। ठीक है, तो जीवन तो सभी प्राणियों में होता है, लेकिन जो मनुष्य जाति होती है वो जीवन को कुछ अलग तरह से जीती है। ठीक है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक बंधनों से भागता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक बंधनों से भागता है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट पाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति को जीने की कला सिखाई जाती है। वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा क्या होता है कि जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है व्यक्ति को, जिससे मनुष्य सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। कि व्यक्ति वैकल्पिक चिकित्सा जो है जीवन जीने की कला इस तरह से सिखाती है कि मनुष्य के जो भी उत्तरदायित्व है उनका सफलतापूर्वक निर्वाह करे, उनका सफलतापूर्वक पालन करे। तो जीवन शैली के 4 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से जीवन शैली हमें जीनी चाहिए उसके 4 अंग बताए हैं उन्होंने। तो पहला अंग है किन नियमों का पालन करें जिससे शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो। किन नियमों का पालन करें जिससे शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो, ये था हमारा पहला। दूसरा है जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे कि मानसिकता सही बनी रहे तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों का संपादन सही तरह से हो सके। ठीक है, कि जीवन के प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे और जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप है, जो भी हमारी मानसिक क्रियाकलाप है, उनका सही से दृष्टिकोण किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा। अब तीसरे में चलते कि किन गुणों का विकास करें जिससे समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और आवश्यकता बने रहे। मतलब कि ऐसे कौन से गुण हम अपने अंदर डालें, कौन से गुणों का विकास करें हम अंदर कि जिससे कि हमारी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बना रहे। ठीक है, तो ये हमें वैकल्पिक चिकित्सा सिखाती है। वैकल्पिक चिकित्सा का चौथा 4th गुण और है कि उन्होंने कहा कि कौन सी पद्धति अपनाएं जिससे आपत्ति काल में अधिक मानसिक क्लेश न हो। मतलब कि ऐसी कौन सी पद्धति अपनाई जाए जिससे कि जो हमारे आपत्ति का जो हम पे आपत्ति पड़ती है तो उसमें हमें मानसिक क्लेश न हो। साथ ही साथ बुरे कार्यों से हम कैसे बच सकते हैं कि हम पे जब विपत्ति पड़ती है तो क्या होता है कि हमारा दिमाग, हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसमें क्या हम बुरे कार्य करने लग जाते हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ उत्पन्न हो जाती है। तो वैकल्पिक चिकित्सा में जो है इन 4 क्षेत्रों में ध्यान में सहयोग दिया गया है। मतलब कि वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा जो है इन 4 गुणों को हम अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं उस तरह का जो है बताया गया है। योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ठीक है, तो वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इन 4
कला सिखाई जाती है। ठीक है, तो वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा क्या होता है कि ये जो हमारा शारीरिक होता है, मानसिक होता है, ठीक है, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन चारों क्षेत्रों में जो है जीवन जीने की कला हमें सिखाई जाती है वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा। तो एक होता है इसमें संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण, मतलब कि जब हम जीवन शैली जीते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा संपूर्ण शरीर का हम शुद्धिकरण कैसे करेंगे। जब तक हमारे शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, हम सामाजिक तौर पर सही नहीं रहेंगे, आध्यात्मिकता की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम होता है हमारा संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण। ठीक है, संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि रोग का कारण जो होता है, जो विकार होते हैं हमारे शरीर में उत्पन्न, वही होते हैं। रोग का कारण विकार होते हैं। और विकार कितने प्रकार के होते हैं? विकार होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, विकारों के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। अब जो ये विकार होते हैं, विकार कितने प्रकार के होते हैं? विकार 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा? मल विकार। दूसरा है हमारा रक्त विकार। ठीक, और तीसरा हमारा नाड़ी विकार। फोर्थ है हमारा मन विकार। और पांचवा है हमारा बुद्धि विकार। ठीक है, तो ये इन 5 विकारों के कारण ही क्या है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ये 5 प्रकार के विकार होते हैं: मल विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, मन विकार और बुद्धि विकार। ठीक है, तो ये इन विकारों के कारण शरीर में क्या है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जो मल होता है, मल तो हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे अंदर जमा हो जाता है, आमाशय में जाता है, मलाशय में जाता है, तो वो मल कहलाता है। रक्त में जो भी हमारा विकार हो वो रक्त विकार कहा जाएगा। नाड़ी में जो भी अशुद्धि होगी वो नाड़ी विकार कहा जाएगा। मन में जो भी अशुद्धि होगी वो मन विकार कहा जाएगा। और बुद्धि में जो भी विकार होगा वो बुद्धि विकार कहा जाएगा। तो इन विकारों के कारण क्या होता है, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो वैकल्पिक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दमनात्मक औषधियों का सहारा लेते हैं। वो दमनात्मक औषधि कौन सी होती है? दमनात्मक औषधि वो होती है जो मतलब हमें कुछ बुखार हुआ या सर्दी जुकाम हुई तो हमने कुछ मेडिसिन ले ली, दवाई ले ली, तो उसका क्या है, वो तुरंत ही जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। वो दमनात्मक कहलाते हैं कि जिसका असर एकदम से हो जाता है। ठीक है, तो उसका सहारा ले जाता है। लेकिन वह रोग उस समय के लिए तो ठीक हो जाता है, दब जाता है, मतलब उस समय के लिए तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर कुछ ही समय बाद वह उसी रूप में या उससे ज़्यादा उग्र रूप में या किसी भी अन्य बीमारी के रूप में उभर कर आ जाता है। तो ये दमनात्मक जो औषधियाँ होती हैं अन्य चिकित्सा के अंतर्गत जो हमें दी जाती हैं कि बीमारी को तुरंत ठीक करने के लिए, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। उनसे शरीर का जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, वो ठीक नहीं होती है, वो दब जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो पूरी तरह से ठीक ना होने के कारण शरीर के अंदर दब जाती है और वो वहीं के वहीं एक विचित्र रूप अपना धारण कर लेती है और उसके साथ में वो अनेक बीमारियों को भी जन्म देती है।
ठीक है। तो वैकल्पिक चिकित्सा में विकारों को हटाने का प्रयास किया जाता है। तो वैकल्पिक चिकित्सा क्या होती है कि ये जो विकार है हमारे मन शरीर के, तो इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। और वैकल्पिक चिकित्सा में जो शरीर शुद्धि की हम बात कर रहे थे, तो शरीर शुद्धि में हमारे 6 प्रकार के कारणों का जो विधियां हैं उनके बारे में हमें बताया गया। मतलब कि 6 प्रकार की विधियां हमें शरीर शुद्धि के लिए बताई गई है। अब वो देखते हैं कि 6 प्रकार की विधियां। 6 प्रकार की कौन कौन सी है? पहली है हमारी धोती, दूसरी है वस्ती, ठीक है, तीसरी है नेति, धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। और कपालभाति, ठीक है। तो जो हमारे शरीर के विकार होते हैं, जो हमारे शरीर में अशुद्धि होती है, हम शरीर के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। तो शरीर का जो शुद्धिकरण होगा वो इन 6 विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, ठीक है। तो नेति जो धोती होती है, धोती में क्या होता है कि कुंडल क्रिया की जाती है। वस्ती में क्या होता है कि एनिमा दिया जाता है, जिससे कि हमारी बड़ी आंत की सफाई होती है। नेति में हम जल नेति करते हैं। नोली ये पेट की क्रिया होती है, जिसमें कि हमारा जो भी पेट के जो भी रोग होते हैं वो ठीक तरह से कार्य करते हैं। त्राटक में हम अपने नेत्रों की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। और कपालभाति तो ये हमारे पेट के लिए ही, हमारे शरीर के लिए ही बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क, कान, मुख, जीभ, आंख, दांत आदि अंग आते हैं। इन अंगों में जब किसी कारण से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रोग के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो इन अंगों की गंदगी को हटाने के लिए नेति क्रिया करते हैं। जब भी हमारे आंख, नाक, कान, मुख या मस्तिष्क में किसी तरह का विकार उत्पन्न हो जाता है, तो हम नेति क्रिया का सहारा लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वस्ती में क्या होता है, एनिमा द्वारा आंत में एकत्रित मल को बाहर किया जाता है, जिससे बड़ी आंत और मलाशय की सफाई की जाती है, ठीक है। आमाशय शरीर का वह अंग होता है जिसमें खाए हुए भोजन का पाचन होता है। आमाशय जो होता है वो शरीर का अंग होता है जिसमें भोजन का पाचन क्रिया जो होती है, तो वो किसके द्वारा होती है, हमारी कुंजल क्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। तो उदर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लीवर, किडनी, प्लीहा, स्प्लीन वगैरह, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि आते हैं। तो इनमें से मल और चर्बी जब जमा हो जाती है, अनेक प्रकार से वो कष्ट देने लग जाती है, तो इन विकारों को निकालने के लिए क्या है, हम नोली क्रिया का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इस विकार को निकालने के नोली क्रिया का, और एकाग्रता अगर हमारे अंदर नहीं आ रही है, स्थिरता हमारे अंदर नहीं आ पा रही है, तो स्थिरता और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम त्राटक का अभ्यास करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क में हमारे सूक्ष्म विकार उत्पन्न हो जाते हैं शारीरिक अशुद्धियों के कारण। तो मस्तिष्क के जो सूक्ष्म विकारों को दूर करने के लिए हमें कपालभाति का सहारा दिया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण हमारा हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा शरीर का शुद्धिकरण। तो